नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बल्ब फिटिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आवश्यकता पड़ने पर कैमरे को फ्लैश पर स्विच करता है, लाल आंख को खत्म करने के लिए फ्लैश झिलमिलाता है, प्रकाश मंद होने पर एपर्चर स्वचालित रूप से समायोजित हो जाता है, शटर को तब तक खुला रखता है जब तक उपयोगकर्ता उसे पकड़ कर रखता है। आंसर, शटर को तब तक खुला रखता है जब तक उपयोगकर्ता उसे पकड़ कर रखता है। ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं व्याख्या। कैमरे पर बल्ब फिटिंग शटर को तब तक खुला रखती है जब तक उपयोगकर्ता उसे पकड़े रखता है। यह लंबी एक्सपोजर फोटोग्राफी की अनुमति देता है जहां सेंसर लंबे समय तक प्रकाश को कैप्चर करता है। इसका उपयोग अक्सर कम रोशनी वाली स्थितियों में या स्टार ट्रेल्स या लाइट पेंटिंग जैसे विषयों को कैप्चर करते समय किया जाता है। यह फिटिंग फोटोग्राफर को एक्सपोजर की लंबाई पर पूर्ण नियंत्रण देती है, जिससे रचनात्मक प्रभाव और अंधेरे वातावरण में अधिक रोशनी कैप्चर करने की अनुमति मिलती है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एपर्चर नियंत्रित करता है? छेद के आकार को, फूट की गति को, सीसीडी को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर, छेद के आकार को। ऑप्शन ए। छेद के आकार को एपर्चर नियंत्रित करता है। एपर्चर कैमरे के लेंस में डायफ्राम में एक छेद है। एपर्चर का आकार लेंस से गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब कोई चित्र लिया जाता है तो उसके आकार का वर्णन करने के लिए एपर्चर शब्द का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, 1829 में नीप्स और लुईस मांडे डागुएरे ने किसके सुधार पर एक साथ काम करने के लिए एक साझेदारी बनाई? आंसर, हेलियोग्राफी। ऑप्शन ए। व्याख्या। 1829 में नीप्स और लुईस मांडे डागुएरे ने हेलियोग्राफी के सुधार पर एक साथ काम करने के लिए एक साझेदारी बनाई थी। अगला प्रश्न, गीली कोलोडियन प्रक्रिया का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? आंसर, 1851 में। गीली कोलाडियन प्रक्रिया का आविष्कार वर्ष 1851 में हुआ था। अगला प्रश्न, पहली बार किस दशक में लचीली फिल्म दिखाई दी जिसने बेढंगे और भारी कांच की प्लेटों की जगह ले ली? आंसर, 1880 के दशक में। ऑप्शन ए। 1880 के दशक के अंत में पहली बार लचीली फिल्म दिखाई दी जिसने बेढंगे और भारी कांच की प्लेटों की जगह ले ली। अगला प्रश्न, कोडाक कैमरा का आविष्कार किसने किया था? आंसर, जॉर्ज ईस्टमैन ने। ऑप्शन ए। कोडाक कैमरा का आविष्कार जॉर्ज ईस्टमैन ने किया था। अब अगला प्रश्न, तिहाई का नियम रूल्स ऑफ थर्ड क्या है? आंसर, कंपोजिशन नियम। ऑप्शन बी। तिहाई का नियम रूल ऑफ थर्ड कंपोजिशन नियम है। अब अगला प्रश्न, सीसीडी किससे संबंधित है? सेंसर, लेंस, शटर, फ्लैश? आंसर, सेंसर। ऑप्शन ए। व्याख्या। सीसीडी सेंसर से संबंधित है। चार्ज कपल्ड डिवाइस सीसीडी एक प्रकाश संवेदनशील एकीकृत सर्किट है जो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करके छवियों को कैप्चर करता है। एक सीसीडी सेंसर छवि तत्वों को पिक्सेल में तोड़ता है। प्रत्येक पिक्सेल को एक विद्युत आवेश में परिवर्तित किया जाता है जिसकी तीव्रता उस पिक्सेल द्वारा कैप्चर किए गए प्रकाश की तीव्रता से संबंधित होती है। अब अगला प्रश्न, कैप्चरिंग किससे संबंधित है? फोकस करना, क्लोनिंग, एक्सपोज करना, इमेज को शार्प बनाना? आंसर, एक्सपोज करना। ऑप्शन सी। कैप्चरिंग एक्सपोज करने संबंधित है। फोटोग्राफी में कैप्चर से तात्पर्य फोटो लेने की प्रक्रिया से है जिसमें किसी दृश्य से प्रकाश को किसी माध्यम जैसे फिल्म या डिजिटल सेंसर पर रिकॉर्ड किया जाता है। अगला प्रश्न, छेद की गहराई डेप्थ ऑफ फील्ड का संबंध किससे है? विषय के आगे और पीछे का क्षेत्र, लेंस की जूमिंग क्षमता, लेंस का फ्रेम आकार, व्यू फाइंडर आयाम? आंसर, विषय के आगे और पीछे का क्षेत्र। ऑप्शन ए। व्याख्या। क्षेत्र की गहराई डेप्थ ऑफ फील्ड का संबंध विषय के आगे और पीछे का क्षेत्र है। डेप्थ ऑफ फील्ड DOF का मतलब है सबसे नज़दीकी और सबसे दूर की वस्तुओं के बीच की दूरी जो किसी फोटो में स्वीकार्य रूप से स्पष्ट दिखाई देती है।
दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यह विषय के सामने और पीछे का क्षेत्र है जो फोकस में दिखाई देता है। अब अगला प्रश्न, SLR कैमरे का सामान्य चरित्र क्या है? आंसर विनिमेय लेंस, ऑप्शन ए। व्याख्या, SLR कैमरे का सामान्य चरित्र विनिमेय लेंस है। एक इंटरचेंजेबल लेंस वह होता है जिसे DSLR या मिरर लेंस कैमरे से जोड़ा है और अलग किया जा सकता है। लेंस को बदलने की क्षमता से लेंस एक कैमरा बॉडी उपयोगकर्ता को विभिन्न प्रकार के रचनात्मक शूटिंग परिदृश्यों को नियोजित करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, फिल्म में ISO नंबर का संबंध किससे है? आंसर फिल्म स्पीड रेटिंग, ऑप्शन ए। फिल्म में ISO नंबर का संबंध फिल्म स्पीड रेटिंग से है। ISO संवेदनशीलता अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा निर्धारित एक मानक है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता को संख्यात्मक मान के रूप में दर्शाता है। किसी फिल्म का ISO आपको बताता है कि वह कितनी प्रकाश संवेदनशील है। यह भी निर्धारित करता है कि छवियां कितनी दानेदार होंगी और जैसे ISO 100 कम प्रकाश संवेदनशील, कम दानेदार, बाहर की चमकदार धूप वाले दिनों के लिए अच्छा। ISO 400 अधिक प्रकाश संवेदनशील, हल्का दानेदार, बाहर के बादलों वाले दिनों और इंडोर दृश्यों के लिए अच्छा। अब अगला प्रश्न, छवि में डार्क फीचर्स को हल करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी। छवि में डार्क फीचर्स को हल करने के लिए पावर लॉ ट्रांसफॉर्म का उपयोग किया जाता है। डार्क फीचर्स को हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन द्वारा आसानी से हल किया जा सकता है। हालांकि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन की तुलना में पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन का अत्यधिक सुझाव दिया जाता है। अब अगला प्रश्न, ग्रेडियंट इमेज का सबसे छोटा संभव मान क्या है? 1, 0, E, -E। आंसर 0। व्याख्या, ग्रेडियंट इमेज का सबसे छोटा संभव मान 0 है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फिल्टर में कम आवृत्ति होती है? आंसर लो पास फिल्टर, ऑप्शन सी। लो पास फिल्टर में कम आवृत्ति होती है। एक लो पास फिल्टर कम आवृत्ति को पास करता है। अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो छवि पर फिल्टर मास्क को ले जाती है उसके बाद उत्पादों के योग की गणना करती है? सहसंबंध, कन्वल्सन, रैखिक स्थानिक फिल्टरिंग, गैर रैखिक स्थानिक फिल्टरिंग। आंसर सहसंबंध, ऑप्शन ए। व्याख्या, उस प्रक्रिया का नाम सहसंबंध है जो छवि पर फिल्टर मास्क को ले जाती है उसके बाद उत्पादों के योग की गणना करती है। सहसंबंध को फिल्टर को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे अक्सर प्रत्येक अलग अलग स्थान पर उत्पादों के योग की गणना करने के लिए छवि पर कार्नेल के रूप में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, इनपुट इमेज को असतत फूरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन में बदलने के लिए होमोग्राफिक फिल्टरिंग में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन उपयोग किया जाता है? आंसर लॉगरिदमिक फंक्शन, ऑप्शन बी। व्याख्या, इनपुट इमेज को असतत फूरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन में बदलने के लिए होमोग्राफिक फिल्टरिंग में लॉगरिदमिक फंक्शन ऑपरेशन उपयोग किया जाता है। एक छवि को रोशनी और परावर्तन घटक के गुणन यानी fxy बराबर ixy xrxy के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समीकरण का उपयोग रोशनी और परावर्तन के आवृत्ति घटक पर अलग अलग संचालन करने के लिए सीधे नहीं किया जा सकता है क्योंकि दो फंक्शन के उत्पाद का फूरियर रूपांतरण अलग नहीं है, इसीलिए लॉगरिदमिक ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, उस वर्ग का नाम क्या है जो किसी छवि के ल्यूमिनेस और परावर्तन घटकों के पृथक्करण को स्वीकार करता है? होमोमॉर्फिक सिस्टम, बेस क्लास सिस्टम, बेस सेपरेशन सिस्टम, उपर्युक्त सभी। आंसर होमोमॉर्फिक सिस्टम, ऑप्शन ए। उस वर्ग का नाम होमोमॉर्फिक सिस्टम है जो किसी छवि के ल्यूमिनेस और परावर्तन घटकों के पृथक्करण को स्वीकार करता है। ऐसे होमोमॉर्फिक सिस्टम एक सिस्टम का एकमात्र वर्ग है जो किसी छवि के ल्यूमिनेस और परावर्तन घटकों के पृथक्करण को प्राप्त करने में मदद करता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा छवि घटक अलग अलग वस्तुओं के लिए निश्चित जंक्शन पर अचानक विचलित हो जाता है? परावर्तन घटक, रोशनी घटक, दोनों ए और बी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर परावर्तन घटक, ऑप्शन ए। परावर्तन घटक छवि घटक अलग अलग वस्तुओं के एक निश्चित जंक्शन पर अचानक विचलित हो जाता है। जब भी कोई वस्तु दृश्य पर कुछ प्रकाश को परावर्तित करती है तो प्रतिबिंबित प्रकाश की कुल मात्रा को परावर्तन घटक कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गामा सुधार की सही परिभाषा है? प्रकाश चमक भिन्नता, एक शक्ति कानून प्रतिक्रिया घटना, उल्टा तीव्रता चक्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर एक शक्ति कानून प्रतिक्रिया घटना, ऑप्शन बी। एक शक्ति कानून प्रतिक्रिया घटना गामा सुधार की सही परिभाषा है। गैर रैखिक चमक के प्रभावों की भरपाई करने के लिए गामा सुधार फंक्शन चमक के स्तरों को मैप करता है, जहां गामा एक स्थिरांक को संदर्भित करता है, अर्थात गामा और पावर ऑपरेटर है। अब अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो किसी छवि की तीव्रता को उजागर करती है? आंसर तीव्रता स्लाइसिंग, ऑप्शन सी। उस प्रक्रिया का नाम तीव्रता स्लाइसिंग है जो किसी छवि की तीव्रता को उजागर करती है। तीव्रता स्लाइसिंग एक छवि की तीव्रता को उजागर करने की एक प्रक्रिया है। अब अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो छवि की तीव्रता को उलट देती है? आंसर छवि नकारात्मक, ऑप्शन बी। उस प्रक्रिया का नाम छवि नकारात्मक है जो किसी तीव्रता को उलट देती है। छवि नकारात्मक छवि तीव्रता के विपरीत का उपयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रे लेवल तीव्रता छवि में ग्रे लेवल डायनेमिक रेंज को बढ़ाने में मदद करती है? आंसर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, ऑप्शन ए। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग ग्रे लेवल तीव्रता छवि में ग्रे लेवल डायनेमिक रेंज को बढ़ाने में मदद करती है। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग एक छवि की गुणवत्ता को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है जो स्ट्रेचिंग द्वारा इसके कॉन्ट्रास्ट को बेहतर बनाती है। अब अगला प्रश्न, प्रत्येक पिक्सेल को परिमाणित करने के लिए आवश्यक बिट्स की एक निश्चित सीमा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? कटूरिंग, बिट प्लेन स्लाइसिंग, ग्रे लेवल स्लाइसिंग, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। आंसर बिट प्लेन स्लाइसिंग, ऑप्शन बी। व्याख्या, प्रत्येक पिक्सल को परिमाणित करने के लिए आवश्यक बिट्स की एक निश्चित सीमा प्राप्त करने के लिए बिट प्लेन स्लाइसिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। बिट प्लेन स्लाइसिंग एक ऐसी विधि है जो एक छवि को एक बाइट के एक से अधिक बिट के साथ दर्शाती है, जिसका उपयोग प्रत्येक पिक्सेल के लिए किया गया है। अब अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र में हम लो पास फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं? मशीन धारणा, साथ ही चरित्र पहचान की कुछ अनुप्रयोग, मुद्रण और प्रकाशन उद्योग, उपग्रह प्रसंस्करण और हवाई चित्र, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। लो पास फिल्टर अवधारणा का उपयोग चरित्र पहचान, प्रकाशन और मुद्रण उद्योग के क्षेत्र में और दूर से संवेदी छवियों के मामले में भी किया जाता है, जिसमें पूरी छवि से अधिक प्रमुख विशेषताओं को प्रकट करने के लिए अप्रासंगिक डेटा को धुंधला कर दिया जाता है। अब अगला प्रश्न, व्यक्तिपरक चमक किससे संबंधित है? आंसर तीव्रता से। व्याख्या, व्यक्तिपरक चमक तीव्रता से संबंधित है जिसे मानव आँख द्वारा माना जाता है। अब अगला प्रश्न, मानव आँख में मौजूद सबसे भीतरी झिल्ली का नाम क्या है? आंसर रेटिना। रेटिना मानव आँख की सबसे भीतरी झिल्ली है। अब अगला प्रश्न, क्षेत्र के भीतर पिक्सेल की कुल संख्या से क्या परिभाषित होता है? क्षेत्र, चमक, तीव्रता, परिधि। आंसर क्षेत्र। व्याख्या, क्षेत्र के भीतर पिक्सेल की कुल संख्या उस क्षेत्र को परिभाषित करती है, हालांकि परिधि पिक्सेल की संख्या को देखते हुए क्षेत्र की सीमा को संदर्भित करती है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए न्यूनतम संघनता आवश्यक है? आंसर डिस्क, ऑप्शन ए। चूंकि किसी क्षेत्र की संघनता 2x पैरामीटर बटे क्षेत्र द्वारा परिभाषित की जाती है, इसीलिए डिस्क के आकार का क्षेत्र न्यूनतम संघनता को समाहित करता है। अगला प्रश्न,
वह कौन मुख्य कारक है जो किसी छवि के स्थानिक रिजॉल्यूशन को निर्धारित करने में मदद करता है? डायनेमिक रेंज, क्वांटिजेशन, सैम्पलिंग, कॉन्ट्रास्ट। आंसर सैम्पलिंग। किसी छवि का स्थानिक रिजॉल्यूशन मुख्य रूप से सैम्पलिंग नामक प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न, बैंड सीमित फंक्शन का क्या अर्थ है? सीमित अवधि का फंक्शन जिसकी उच्चतम आवृत्ति परिमित है। बी, सीमित अवधि का फंक्शन जिसकी उच्चतम आवृत्ति अनंत है। उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर सीमित अवधि का फंक्शन जिसकी उच्चतम आवृत्ति परिमित है। ऑप्शन ए। व्याख्या, बैंड सीमित फंक्शन का क्या अर्थ? सीमित अवधि का फंक्शन जिसकी उच्चतम आवृत्ति परिमित है। फंक्शन जिसका वक्र के नीचे का क्षेत्र परिमित है, उन्हें विभिन्न आवृत्तियों के साइन और कोसाइन के संदर्भ में दर्शाया जा सकता है। उच्चतम आवृत्ति साइन कोसाइन घटक द्वारा निर्धारित की जाती है जो फंक्शन की उच्चतम आवृत्ति सामग्री है। यदि यह उच्चतम आवृत्ति परिमित है और फंक्शन असीमित अवधि का है तो इन फंक्शन को बैंड सीमित फंक्शन कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, सामान्यीकृत हिस्टोग्राम के सभी घटकों का योग क्या है? आंसर 1। व्याख्या, सामान्यीकृत हिस्टोग्राम के सभी घटकों का योग 1 है। एक सामान्यीकृत हिस्टोग्राम को गणितीय रूप से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: P कोष्ठक में RK बराबर NK/N, जहाँ N एक छवि में निहित पिक्सेल की कुल संख्या को दर्शाता है, RK ग्रे स्तर KTH को दर्शाता है और NK ग्रे स्तर RK वाले पिक्सेल की कुल संख्या है। अब अगला प्रश्न, एनहांसमेंट की वह तकनीक जिसके परिणाम स्वरूप एक निर्दिष्ट हिस्टोग्राम संसाधित छवि होती है उसे क्या कहा जाता है? आंसर हिस्टोग्राम मिलान। ऑप्शन सी। एनहांसमेंट की वह तकनीक जिसके परिणाम स्वरूप एक निर्दिष्ट हिस्टोग्राम संसाधित छवि होती है उसे हिस्टोग्राम मिलान कहा जाता है। समान तौर पर हिस्टोग्राम विनिर्देश एक निर्दिष्ट हिस्टोग्राम का उपयोग करता है, अर्थात संसाधित छवि उत्पन्न करने के लिए हिस्टोग्राम का आकार स्वयं द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसे हिस्टोग्राम मिलान भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, खेल आयोजनों के लिए किस शटर स्पीड का उपयोग किए जाने की संभावना है? आंसर 1/2000। ऑप्शन डी। व्याख्या, खेल आयोजनों के लिए 1/2000 की शटर स्पीड का उपयोग किए जाने की संभावना है क्योंकि यह बहुत तेज शटर स्पीड है। खेल आयोजनों में अक्सर तेज गति वाली कार्यवाही और त्वरित गतिविधियां शामिल होती हैं, इसलिए कार्यवाही को स्थिर करने, स्पष्ट और तेज छवियों को कैप्चर करने के लिए तेज शटर गति की आवश्यकता होती है। 1/2000 की शटर स्पीड बहुत कम एक्सपोजर का समय की अनुमति देती है, जो बिना मोशन ब्लर के तेज गति वाले विषयों को कैप्चर करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, हवाई फाट का प्रभाव होता है विषयों को उनके वातावरण में अजीब या अपेक्षाकृत छोटा दिखाना, अभिनेताओं के वेशभूषा को एक अलग कोण से दिखाना, अभिनेता के मेकअप की बारीकियों को पर ध्यान केंद्रित करना, स्क्रीन पर रोचक आकृतियां बनाना। आंसर विषयों को उनके वातावरण में अजीब या अपेक्षाकृत छोटा दिखाना। ऑप्शन ए। व्याख्या, हवाई फाट विषयों को ऊंचे कोण से कैप्चर करके एक परिप्रेक्ष्य बनाता है जो उन्हें अपने परिवेश के संबंध में छोटा या महत्वहीन दिखाता है। इस प्रभाव का उपयोग पर्यावरण की विशालता या भव्यता पर जोर देने और विस्मय या आश्चर्य की भावना पैदा करने के लिए किया जा सकता है। यह विषयों को उनके परिवेश से अलग थलग या अलग कर सकता है, जिससे दृश्य में अजीबता या अपरिचितता की भावना जुड़ सकती है। अब अगला प्रश्न, आमतौर पर किस सेटिंग पर तिपाई गई आवश्यकता होती है? शटर स्पीड 1 सेकंड के 1/200वें हिस्से से अधिक तेज, शटर गति 1 सेकंड के 1/60वें हिस्से से धीमी, ISO 1600 से अधिक, f स्टॉप 3.5 से कम। आंसर शटर गति 1 सेकंड के 1/60वें हिस्से से धीमी। ऑप्शन बी। धीमी शटर गति का उपयोग करते समय आमतौर पर एक तिपाई की आवश्यकता होती है, जैसे कि 1 सेकंड के 1/60वें हिस्से से धीमी। ऐसा इसलिए है क्योंकि धीमी शटर गति का उपयोग
करते समय हाथ हिलाने के कारण कैमरा हिलने या धुंधला होने की संभावना अधिक होती है। तिपाई का उपयोग करने से स्थिरता मिलती है और कैमरा हिलने का खतरा समाप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्पष्ट छवियां प्राप्त होती हैं। अब अगला प्रश्न, एक्सपोजर के 3 घटक कौन से हैं? आंसर एपर्चर, ISO, शटर स्पीड। ऑप्शन सी। एपर्चर के 3 घटक एपर्चर, ISO, शटर स्पीड हैं। अब अगला प्रश्न, डिस्प्ले पर कैमरे का आधिकारिक नाम क्या है? आंसर कैनन EOS 60D। ऑप्शन बी। डिस्प्ले पर मौजूद कैमरे का आधिकारिक नाम कैनन EOS 60D है। अगला प्रश्न, ISO का क्या अर्थ है? लेंस में जाने वाली प्रकाश की मात्रा, शटर जिस गति से कार्य करता है, सेंसर प्रकाश के प्रति कितना संवेदनशील है, वह सेटिंग जो छवि का रंग बदलती है। आंसर सेंसर प्रकाश के प्रति कितना संवेदनशील है। ऑप्शन सी। व्याख्या, ISO कैमरे के छवि सेंसर की प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता को संदर्भित करता है। यह निर्धारित करता है कि उचित रूप से उजागर छवि को कैप्चर करने के लिए कितनी रोशनी की आवश्यकता है। उच्च ISO मान सेंसर को अधिक संवेदनशील बनाते हैं, जिससे कम रोशनी की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन की अनुमति मिलती है, जबकि कम ISO मूल्यों के परिणाम स्वरूप कम संवेदनशीलता होती है, जो अच्छी रोशनी वाले वातावरण के लिए उपयुक्त हैं। इसलिए ISO लेंस में आने वाले प्रकाश की मात्रा शटर की गति या छवि के रंग से संबंधित नहीं है। यह पूरी तरह से प्रकाश के प्रति सेंसर की संवेदनशीलता से संबंधित है। अगला प्रश्न, एपर्चर क्या है? शटर खुलने और बंद होने की गति, कैमरे में कितनी सेटिंग्स हैं, सेंसर तक कितनी रोशनी पहुंचने की अनुमति है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर सेंसर तक कितनी रोशनी पहुंचने की अनुमति है। ऑप्शन सी। एपर्चर कैमरे के लेंस में छेद के आकार को संदर्भित करता है, जो प्रकाश को गुजरने की अनुमति देता है। यह कैमरे में प्रकाश प्रवेश करने और सेंसर तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। एपर्चर को समायोजित करके फोटोग्राफर क्षेत्र की गहराई और कैमरे में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं, जो अतः एक्सपोजर और छवि के समग्र स्वरूप को प्रभावित करता है। अब अगला प्रश्न, अच्छा एक्सपोजर प्राप्त करने का प्रयास करते समय वे कौन सी 3 सेटिंग्स हैं जिन्हें पहले जांचना चाहिए? एपर्चर, व्हाइट बैलेंस, रिजोल्यूशन, शटर गति, फ्लैश, ब्रफ्ट मोड, ISO, कॉन्ट्रास्ट। केवल 1, 2, 3, केवल 1, 4, 7, केवल 1, 2, 6, केवल 1, 5, 8। आंसर केवल 1, 4, 7। ऑप्शन बी। एपर्चर, शटर गति, ISO। अब देख लेते हैं व्याख्या। अच्छा एक्सपोजर प्राप्त करने का प्रयास करते समय 3 सेटिंग्स एपर्चर, ISO और शटर स्पीड को पहले जांचा जाना चाहिए। एपर्चर लेंस में छेद के आकार को संदर्भित करता है, जो प्रकाश को कैमरे में प्रवेश करने की अनुमति देता है। ISO कैमरे के छवि सेंसर की प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता निर्धारित करता है। शटर गति कैमरे के शटर के खुले रहने की मात्रा को नियंत्रित करती है, जिससे सेंसर तक पहुंचने वाली रोशनी की मात्रा प्रभावित होती है। इन 3 सेटिंग्स को समायोजित करके फोटोग्राफर कैमरे में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी तस्वीरों के लिए वांछित एक्सपोजर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, बड़ा एपर्चर कौन सा है? f/2.8, f/22, f/16, f/5.6। आंसर f/2.8। ऑप्शन ए। व्याख्या, बड़ा एपर्चर f/2.8 है। फोटोग्राफी में एपर्चर लेंस में खुलने वाले आकार को संदर्भित करता है, जो प्रकाश को गुजरने की अनुमति देता है। एपर्चर को f-stop नंबर द्वारा दर्शाया जाता है, जहां एक छोटी संख्या बड़े एपर्चर को इंगित करती है। इसीलिए f/22, f/16 और f/5.6 की तुलना में f/2.8 का बड़ा है। अब अगला प्रश्न, कौन सा f-stop आपको बड़ा DOF डेप्थ ऑफ फील्ड देगा? f/2.8, f/16, f/8, f/5.6। आंसर f/16। ऑप्शन बी। व्याख्या,
एक छोटा एपर्चर बड़े एफ स्टॉप नंबर द्वारा दर्शाया गया जैसे f/16 क्षेत्र की बड़ी गहराई DOF देगा। इसका मतलब यह है कि अग्रभूमि से पृष्ठभूमि तक छवि का अधिकांश भाग फोकस में रहेगा, जबकि एक बड़ा एपर्चर छोटे एफ स्टॉप नंबर द्वारा दर्शाया गया जैसे कि f/2.8 के परिणामस्वरूप उथला DOF होगा, जिसमें छवि का केवल एक संकीर्ण हिस्सा फोकस में होगा जबकि बाकी धुंधला हो जाएगा। इसीलिए बड़ा DOF प्राप्त करने के लिए f/16 सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, तेज शटर गति का उपयोग तब किया जाता है जब आप चाहते हैं किसी छवि को समय पर फ्रीज करना, छवि में धुंधलापन बनाना, एक तेज वीडियो बनाना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर, किसी छवि को समय पर फ्रीज करना, ऑप्शन ए। व्याख्या, जब आप किसी छवि को समय पर फ्रीज करना चाहते हैं तो तेज शटर गति का उपयोग किया जाता है। तेज शटर गति का उपयोग करके कैमरा विषय को न्यूनतम गति धुंधलापन के साथ कैप्चर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्पष्ट छवि प्राप्त होती है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब तेज गति से चलने वाली वस्तुओं या विषयों की तस्वीरें खींची जाती हैं, जिनके लिए सटीक समय की आवश्यकता होती है, जैसे कि खेल, फोटोग्राफी या किसी क्षणभंगुर क्षण को कैप्चर करना। तेज शटर गति आपको विषय को स्पष्ट विवरण में कैप्चर करने, कार्यवाही को स्थिर करने और इसे एक स्थिर क्षण के रूप में संरक्षित करने की अनुमति देती है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छवि धुंधलापन का सही अनुप्रयोग है? सकल प्रतिनिधित्व, वस्तु गति, वस्तु पहचान, छवि विभाजन। आंसर, सकल प्रतिनिधित्व, ऑप्शन ए। व्याख्या, सकल प्रतिनिधित्व छवि धुंधलापन का सही अनुप्रयोग है। सकल प्रतिनिधित्व का मुख्य उद्देश्य छवि को धुंधला करना है, जो स्थानिक औसत के सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में से एक है। यह केवल पृष्ठभूमि और बड़ी वस्तुओं के साथ संयुक्त छोटी वस्तुओं को तीव्र करने के लिए है, ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। अब अगला प्रश्न, मीडियन फिल्टर किस श्रेणी के फिल्टर से संबंधित है? फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर, ऑर्डर स्टैटिक फिल्टर, लीनियर स्पैटियल फिल्टर, शार्पनिंग फिल्टर। आंसर, ऑर्डर स्टैटिक फिल्टर, ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं व्याख्या। मीडियन फिल्टर ऑर्डर स्टैटिक फिल्टर श्रेणी के फिल्टर से संबंधित है। मीडियन फिल्टर ऑर्डर स्टैटिक फिल्टर से संबंधित है, जो पिक्सेल के पड़ोस में मौजूद ग्रे लेवल के मीडियन द्वारा पिक्सेल मान को प्रतिस्थापित करता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें इनपुट के समय जानकारी निर्दिष्ट करना आवश्यक है? पावर ट्रांसफॉर्मेशन, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक ट्रांसफॉर्मेशन, टुकड़ावार ट्रांसफॉर्मेशन। आंसर, टुकड़ावार ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी। व्याख्या, टुकड़ावार ट्रांसफॉर्मेशन में इनपुट के समय जानकारी निर्दिष्ट करना आवश्यक है। कुछ अन्य परिवर्तनों को तैयार करते समय टुकड़ावार ट्रांसफॉर्मेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका एकमात्र नुकसान यह है कि इसके लिए काफ़ी संख्या में इनपुट की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, एक द्वितीय क्रम व्युत्पन्न ऑपरेटर को किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है? लाप्लासियन, गॉसियन, हिस्टोग्राम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर, लाप्लासियन, ऑप्शन ए। एक द्वितीय क्रम व्युत्पन्न ऑपरेटर को लाप्लासियन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लाप्लासियन द्वितीय क्रम व्युत्पन्न ऑपरेटर है। अब अगला प्रश्न, जब एक एक्सपोजर के बारे में बात करते हैं तो फोटो से हमारा सीधा मतलब क्या है? फोटो को संरेखण और विषय, फोटो की चमक या अंधेरा, फोटो की विषय और कैमरा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर, फोटो की चमक या अंधेरा, ऑप्शन बी। व्याख्या, जब हम एक्सपोजर के बारे में बात करते हैं तो फोटो से हमारा सीधा मतलब फोटो की चमक या अंधेरा से है। अगला प्रश्न, 5616 पिक्सल लंबी × 3744 ऊंचाई आकार वाली एक छवि एक कैमरे द्वारा बनाई गई है, जिसका रिजॉल्यूशन है 21 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, 14 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल। आंसर, 21 मेगापिक्सल, ऑप्शन ए। व्याख्या, कैमरे द्वारा निर्मित छवि का आकार 5616 पिक्सल लंबा × 3744 पिक्सल ऊंचा है। चूँकि कैमरे का रिजॉल्यूशन 21 मेगापिक्सल दिया गया है, इसका मतलब है कि छवि में पिक्सल की कुल संख्या 21 मिलियन
21 मिलियन पिक्सल बराबर 21 मेगापिक्सल है। इसीलिए प्रश्नगत छवि का आकार 21 मेगापिक्सल के रिजोल्यूशन में मेल खाता है। अब अगला प्रश्न, मानव दृष्टि का कुल कोण कितना होता है? 130 डिग्री, 180 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री। आंसर 130 डिग्री। व्याख्या, मानव दृष्टि का कुल कोण 130 डिग्री है। इसका मतलब है कि मनुष्य अपने केंद्रीय फोकस बिंदु से लगभग 130 डिग्री तक देख सकते हैं। यह कोण बिंदु के एक विस्तृत क्षेत्र की अनुमति देता है, जिससे हमें अपने आसपास की वस्तुओं और घटनाओं को देखने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न, किन बिंदुओं पर एक सतत छवि को डिजिटल किया जाता है? आंसर नमूनाकरण, ऑप्शन ए। व्याख्या, नमूनाकरण बिंदुओं पर एक सतत छवि को डिजिटल किया जाता है। नमूनाकरण निरंतर समय संकेतों को असतत समय संकेतों में कम करने की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, कौन छवि फंक्शन के निरंतर मूल्यों और इसके डिजिटल समकक्ष के बीच संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर क्वांटाइजेशन, ऑप्शन बी। व्याख्या, क्वांटाइजेशन छवि फंक्शन के निरंतर मूल्यों और इसके डिजिटल समकक्ष के बीच संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। क्वांटाइजेशन एक ऐसा तंत्र है जिसमें मूल्यों की निरंतर श्रेणी को असतत मूल्यों की परिमित श्रेणी में परिवर्तित करना शामिल है। अब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तीव्रता के स्तर में मामूली द्रव्य परिवर्तन का सही वर्णन करता है? आंसर तीव्रता संकल्प, ऑप्शन डी। व्याख्या, तीव्रता संकल्प तीव्रता के स्तर में मामूली द्रव्य परिवर्तन का सही वर्णन करता है। तीव्रता संकल्प को एक छवि को परिणामित करने के लिए आवश्यक बिट्स की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, उस उपकरण का नाम क्या है जो जूम करने, सिकोड़ने, घुमाने आदि में मदद करता है? आंसर इंटरपोलेशन, ऑप्शन बी। उस उपकरण का नाम इंटरपोलेशन है जो जूम करने, सिकोड़ने, घुमाने आदि में मदद करता है। इंटरपोलेशन एक ऐसा बुनियादी उपकरण है जिसका उपयोग जूम करने, सिकोड़ने, घुमाने आदि के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न, इमेजिंग सिस्टम की गतिशील रेंज एक मात्रात्मक संबंध है जहां ऊपरी सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। आंसर संतृप्ति, ऑप्शन सी। संतृप्ति इमेजिंग सिस्टम की गतिशील रेंज तक एक मात्रात्मक संबंध है जहां ऊपरी सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। संतृप्ति को अंश के रूप में लिया जाता है। अब अगला प्रश्न, डायनेमिक रेंज अनुपात की निचली सीमा निम्न द्वारा निर्धारित की जा सकती है। आंसर 4, ऑप्शन डी। डायनेमिक रेंज अनुपात की निचली सीमा 4 द्वारा निर्धारित की जा सकती है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छवि अधिग्रहण के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध एकल सेंसर है? आंसर फोटोडायोड, ऑप्शन ए। फोटोडायोड छवि अधिग्रहण के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध एकल सेंसर है। फोटोडायोड एक P-N जंक्शन अर्धचालक उपकरण है जो प्रकाश को विद्युत प्रवाह में परिवर्तित करता है। अब अगला प्रश्न, इमेज प्रोसेसिंग में कैट का पूर्ण रूप क्या है? आंसर कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी, ऑप्शन सी। इमेज प्रोसेसिंग में कैट का पूर्ण रूप कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी है। कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी है। कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी छवि अधिग्रहण पर आधारित है जो सेंसर स्ट्रिप्स का उपयोग करती है। अब अगला प्रश्न, वास्तविक तल के उस भाग से क्या अभिप्राय है जिस पर छवि निर्देशांक फैले हुए हैं? निर्देशांक अक्ष, सममिति का तल, स्थानिक डोमेन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर स्थानिक डोमेन, ऑप्शन सी। वास्तविक तल के स्थानिक डोमेन पर छवि निर्देशांक फैले हुए हैं। स्थानिक डोमेन वास्तविक तल के उस भाग को संदर्भित करता है जिसे किसी छवि के निर्देशांक द्वारा फैलाया गया है। जहां x और y निर्देशांक को स्थानिक निर्देशांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल छवि के चिकने क्षेत्रों में तीव्रता के स्तर की अपर्याप्त मात्रा का उपयोग करने का निम्न में से कौन सा प्रभाव है? आंसर फॉल्स कट रिंग, ऑप्शन डी। व्याख्या, डिजिटल छवि के चिकने क्षेत्रों में तीव्रता के स्तर की अपर्याप्त मात्रा का उपयोग करने का फॉल्स
कटुरिंग प्रभाव है। फॉल्स कटुरिंग तब होता है जब डिजिटल छवि का ग्रे लेवल रिजॉल्यूशन कम हो जाता है। अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें ज्ञात डेटा का उपयोग किसी अज्ञात स्थान पर मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है? इंटरपोलेशन, अधिग्रहण, पिक्सेलेशन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर इंटरपोलेशन, ऑप्शन ए। उस प्रक्रिया का नाम इंटरपोलेशन है जिसमें ज्ञात डेटा का उपयोग किसी अज्ञात स्थान पर मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इंटरपोलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग अपरिचित स्थानों का आकलन करने के लिए छवि पर पुनः नमूनाकरण मॉडल में किया जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छवि गुणन का सही उदाहरण नहीं है? आंसर पिक्सेलेशन, ऑप्शन सी। पिक्सेलेशन छवि गुणन का सही उदाहरण नहीं है। पिक्सेलेशन पिक्सेल के प्रावधान से संबंधित है। अब अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें डिजिटल छवि के व्यक्तिगत पिक्सेल मान बदल जाते हैं। आंसर एकल पिक्सेल ऑपरेशन, ऑप्शन डी। एकल पिक्सेल ऑपरेशन में डिजिटल छवि के व्यक्तिगत पिक्सेल मान बदल जाते हैं। इसे यफ बराबर टी कोष्ठक में जेड के रूप में एक परिवर्तन फंक्शन टी के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां जेड तीव्रता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? गामा किरणें, यूवी किरणें, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगें। आंसर गामा किरणें। गामा किरण की आवृत्ति अधिकतम होती है। गामा किरणें उच्च ऊर्जा फोटॉन से बनी होती है जिसका अर्थ है कि गामा किरणों में सबसे अधिक ईएम विकिरण होता है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में गामा किरण एक मनमाना तकनीक है जिसमें 300 EHz से ऊपर की आवृत्ति 1 PM तरंगदैर्घ्य और 1.24 MeV की ऊर्जा शामिल होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रंग की दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है? पीला, लाल, नीला, बैंगनी। आंसर लाल। व्याख्या, लाल रंग की दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। दृश्यमान रंग सबसे छोटी से लेकर सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य तक होते हैं, यानी बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब अगला प्रश्न, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच क्या संबंध है? आवृत्ति बराबर तरंगदैर्घ्य बटे सी बराबर तरंगदैर्घ्य बटे आवृत्ति, सी बराबर तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य बराबर सी गुणे आवृत्ति। आंसर सी बराबर तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति, ऑप्शन सी। व्याख्या, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच संबंध सी बराबर तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति है। सामान्य तौर पर तरंगदैर्घ्य की गणना तरंगदैर्घ्य बराबर सी बटे आवृत्ति अथवा सी बराबर तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति के रूप में की जाती है, जिसका अर्थ है कि आवृत्ति जितनी अधिक होगी तरंगदैर्घ्य उतना ही कम होगा। सरल शब्दों में आवृत्ति तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब अगला प्रश्न, किसको विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में देखा जा सकता है? आंसर साइन तरंग, ऑप्शन बी। साइन तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में देखा जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को साइनसॉइडल तरंग के रूप में देखा जा सकता है। एक या एक से अधिक छवियों के साथ एक सारणी फंक्शन कैसे निष्पादित करें? पिक्सेल दर पिक्सेल, कॉलम दर कॉलम, एरे दर एरे, पंक्ति दर पंक्ति। आंसर पिक्सेल दर पिक्सेल, ऑप्शन ए। व्याख्या, एक या एक से अधिक छवियों के साथ एक सारणी फंक्शन पिक्सेल दर पिक्सेल निष्पादित किया जाता है। एरे फंक्शन पिक्सेल दर पिक्सेल आधार पर किया जाता है। अब अगला प्रश्न, उस गुण का नाम क्या है जो रैखिक ऑपरेशन यानी दो इनपुट का योग के आउटपुट को इंगित करता है, जो पहले व्यक्तिगत इनपुट पर किए जाने वाले ऑपरेशन और फिर संबंधित परिणामों को जोड़ने के समान है? विषमता, समरूपता, योगात्मकता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर योगात्मकता, ऑप्शन सी। उस गुण का नाम योगात्मकता एफ कोष्ठक में a प्लस बी बराबर एफ कोष्ठक में a प्लस एफ कोष्ठक में b है, जो रैखिक
ऑपरेशन यानी दो इनपुट का योग के आउटपुट को इंगित करता है, जो पहले व्यक्तिगत इनपुट पर किए जाने वाले ऑपरेशन और फिर संबंधित परिणामों को जोड़ने के समान है। अब अगला प्रश्न, छवि घटाव का वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग क्या है? आंसर, मास्क मोड रेडियोग्राफी, ऑप्शन सी। मास्क मोड रेडियोग्राफी छवि घटाव के क्षेत्र में चिकित्सा इमेजिंग का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। अगला प्रश्न, रीजन ऑफ इंटरेस्ट ROI ऑपरेशन का क्या मतलब है? फैलाव, मास्किंग, छायांकन सुधार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर, मास्किंग, ऑप्शन बी। रीजन ऑफ इंटरेस्ट ROI ऑपरेशन का मतलब मास्किंग है। छवि प्रसंस्करण में मास्किंग एक छोटी छवि को परिभाषित करने की एक प्रक्रिया है जो बड़ी छवि को संशोधित करने में मदद करती है। अब अगला प्रश्न, स्मूथिंग रैखिक स्थानिक फिल्टर का आउटपुट क्या है? आंसर, पिक्सेल का औसत, ऑप्शन डी। स्मूथिंग रैखिक स्थानिक फिल्टर का आउटपुट पिक्सेल का औसत है। स्मूथिंग रैखिक स्थानिक फिल्टर का आउटपुट या प्रतिक्रिया बस फिल्टर मास्क के पड़ोस में मौजूद पिक्सेल का औसत है। अब अगला प्रश्न, स्मूथिंग फिल्टर का उपयोग किसी छवि से किसको हटाने के लिए किया जाता है? चमक स्तरों के चिकने संक्रमण, ग्रे स्तरों के चिकने संक्रमण, चमक स्तरों के तीखे संक्रमण, ग्रे स्तरों के तीखे संक्रमण। आंसर, ग्रे स्तरों के तीखे संक्रमण, ऑप्शन डी। व्याख्या, स्मूथिंग फिल्टर का उपयोग किसी छवि से ग्रे स्तरों के तीखे संक्रमण को हटाने के लिए किया जाता है। स्मूथिंग फिल्टर ग्रे स्तरों के औसत मूल्य की गणना करके छवि के प्रत्येक पिक्सेल मान को प्रतिस्थापित करने में मदद करता है, जो पिक्सेल के बीच ग्रे स्तरों में तीखे संक्रमणों को और हटा देगा। यह केवल शोर को यादृच्छिक बनाने के लिए है जिसमें ग्रे स्तर में तीखे संक्रमण शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मूथिंग फिल्टर का नुकसान है? आंतरिक पिक्सेल को धुंधला करना, किनारों को धुंधला करना, शार्प किनारे, शार्प संक्रमणों को हटाना। आंसर, किनारों को धुंधला करना, ऑप्शन बी। व्याख्या, किनारों को धुंधला करना स्मूथिंग फिल्टर का नुकसान है। किनारे सबसे वांछनीय विशेषताओं में से एक है जिन्हें ग्रे स्तरों में तीखे संक्रमणों द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार औसत फिल्टर किनारों को धुंधला कर देते हैं, जिससे छवि पर अवांछित दुष्प्रभाव होते हैं। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।